सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में आज हम बात करेंगे किसी परावैद्युत गोले के बारे में, है ना। तो आज हम बात करते हैं, देखो, परावैद्युत गोले के कारण, परावैद्युत गोले के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पोलराइज्ड स्फीयर, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पोलराइज्ड स्फीयर, ठीक है। अब जैसे इसका जनरल सा अपन एग्जांपल दें, जैसे हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास एक स्फीयर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्फीयर आ गया इस तरीके से, ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस मैंने कह दी कितनी है, रेडियस हमने कह दी कैपिटल ऑफ आर है, ठीक है। रेडियस अपने डिफाइन कर दी इसकी कैपिटल आर है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि भाई ये तीन तरह की हमारे पास डायरेक्शन आ गई। एक डायरेक्शन आ गई कौन सी, एक्स, एक डायरेक्शन आ गई वाई और एक डायरेक्शन आ गई जेड, ठीक है। अब मैं कह दूं कि इस स्फीयर में मैं क्या कर सकता हूं, एक सिलेंडर मान लेता हूं, या मैं कह दूं कि भाई ये स्फीयर जो है वो जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोलराइज्ड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी पोलराइजेशन डेंसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। और यहाँ मैंने कह दिया कि सपोजिट हमने क्या मान लिया, एक बेलन मान लें इसमें, इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से एक बेलन की हमने कल्पना कर ली, ठीक है, जिसका ये सरफेस एरिया कितना है, ds है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी एरिया एलिमेंट की, ठीक है। अब मैं कह दूं कि भाई ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमारे पास कितनी है, स्फीयर की रेडियस है, जिसको अपने डिनोट किया कैपिटल ऑफ आर से। दूसरी बात, ये जो है ये रेडियस होगी, ये रेडियस भी हमारे पास कितनी होगी, कैपिटल ऑफ आर होगी। ये जो एंगल है ये पोलराइजेशन डेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी और इस एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल जो हम बता रहे हो, एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल है ना, एरिया एलिमेंट हमारे पास बहुत छोटा है, तो ये एरिया एलिमेंट कितना है, डी थीटा है, ठीक है। अब इस स्फीयर को सपोज मैं कह दूं कि इस तरीके से हम यदि एक स्लाइस और काटें इस तरीके से, है ना, एक स्लाइस हमने इस तरीके से और काट दी, जिसमें ये एरिया एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी होगी, कैपिटल ऑफ आर ही होगी, ठीक है। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए आप पहले अपन एक टॉपिक, एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया था सॉलिड एंगल के नाम से, है ना, सॉलिड एंगल पार्ट 1 एंड सॉलिड एंगल पार्ट 2। तो सॉलिड एंगल पार्ट 2 का जो टॉपिक हमने बनाया था, जो वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उससे ये इसके जो वैल्यूज जो हम काम में लेंगे, वो आपके लिए जो कंसेप्ट होंगे वो एग्जैक्टली अपने पास क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अगर मेरे को ये सपोजेट ये शेडेड एरिया है, ठीक है, मतलब ये बात क्या हुई, जैसे हमने कह दिया कि एक स्फीयर आ गया, स्फेरिकल या किसी बॉल को हमने ले लिया, अगर उसको हम ये अपवर्ड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन आ गया, अगर हम उसको इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सरफेस कैसा बनेगा, सर्कुलर पार्ट बनेगा, है ना। तो वो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट की क्या होगी, कोई ना कोई रेडियस होगी, ठीक है। तो जो सर्कुलर पार्ट है इसकी रेडियस, मैंने बताया ना, सॉलिड एंगल पार्ट 2 जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें बेसिकली हमने कैलकुलेट किया था इसको कि भाई आर साइन थीटा कैसे होगी, और इसकी थिकनेस जो होगी, थिकनेस हमारे पास कितनी आएगी, आर ऑफ डी थीटा आएगी, ठीक है। तो अब मैं कह दूं कि भाई पोलराइजेशन डेंसिटी, ध्रुवण घनत्व, पोलराइजेशन डेंसिटी या ध्रुवण घनत्व का जो मान है वो हमने व्यक्त किया किससे, पोलराइजेशन डेंसिटी पीडी कौन से डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। पोलराइजेशन डेंसिटी है, उसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह दूं कि ये पोलराइजेशन डेंसिटी, इस पोलराइजेशन डेंसिटी का कंपोनेंट यदि ds की डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, पी cos ऑफ थीटा आएगा। इसका मतलब यदि मैं इस एलिमेंट पर, एरिया एलिमेंट पर यदि मैं कहूँ कि भाई जो ds अल्पांश था, इसके ऊपर यदि मैं आवेश की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि PD आ गया
वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा आ गया, और इनटू वैल्यू कितनी आ गई, ds आ गया। ठीक है, यही हुआ ना चार्ज। और पोलराइजेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो ध्रुवण घनत्व हमारे पास किसके बराबर आ गया, देखो PD आया, तो यहाँ ds के कंपोनेंट जो वैल्यू आएगी ध्रुवण घनत्व हमारे पास कितना आ जाएगा, PD आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब जो शेडेड एरिया जो हम बता रहे हैं, है ना, जो शेडेड एरिया हमने जो बताया, इस शेडेड एरिया का देखो जो हम कह रहे हैं, जो हम कह दें कि भाई छायांकित भाग, शेडेड एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका मतलब कितना बनेगा, जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर सपोज दैट मैं कह दूं कि x मोटाई की अगर कोई चकती है, x त्रिज्या की कोई चकती है जिसकी मोटाई अगर dx हो, तो हम पढ़ते हैं उसका एरिया कितना होता है हमारे पास, 2πx dx। तो इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 2π, उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आएगी हमारे पास कितनी, r साइन ऑफ थीटा, और उसकी मोटाई जो आएगी, थिकनेस जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, r ऑफ d थीटा। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू आ गई 2π r² साइन थीटा, और वैल्यू आ गई d थीटा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आवेश की बात करूं कि भाई छायांकित भाग में कितना आवेश होगा, शेडेड एरिया में कितना चार्ज होगा, तो वैल्यू क्या कह दूं, देखो वैल्यू आ गई 2π आ गया, r² आ गया साइन थीटा, और वैल्यू आ गई d थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, एरिया हुआ। पोलराइजेशन डेंसिटी जो है ध्रुवण घनत्व मात्रक क्या है उसका, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ध्रुवण घनत्व को यदि मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायमेंशन हमारे पास कितनी बनेगी, कूलॉम बनेगी, है ना। ध्रुवण घनत्व का जो मात्रक था वो था कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो उसको यदि मैं मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो डायमेंशन बनेंगे, डायमेंशन किसकी बन जाएगी, कूलॉम की, यानी आवेश की डायमेंशन बन जाएगी। तो इसका मतलब आवेश जो बनेगा उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वैल्यू आ गई PD आ गया, और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा, या dq इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, देखो कितना बना, 2π आ गया, वैल्यू आ गई r², 2π p आ गया पोलराइजेशन डेंसिटी, और वैल्यू आ गई r², वैल्यू आ गई साइन थीटा कोस थीटा, और वैल्यू आ गई d थीटा, या dq इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, पाई p d r², ट्वाइस साइन थीटा कोस थीटा, कितना बन गया, वैल्यू आ गई हमारे पास साइन 2 थीटा, एंड वैल्यू आ गई d थीटा। ठीक है, अब जो स्फेयर हमने लिया, इस स्फेयर को यदि मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, है ना, एक तो मैं कह दूं कि अपर पार्ट आ गया और एक कौन सा आ गया, लोअर पार्ट आ गया। ठीक है, या मैं कह दूं कि भाई इसकी लिमिट यदि मैं मेंशन करना चाहूँ, थीटा की लिमिट, तो मैं कहूँ कि सपोज दैट ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर यहाँ था तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है ना, यानी अगर ये पॉइंट जो था अगर ये यहाँ होता तो एंगल हमारे पास कितना, देखो थीटा है ना इस डायरेक्शन से, तो मैं कहूँ कि अगर इस पॉइंट z एक्सिस पे होता तो थीटा कितना बनता, 0 बनता, और यही पॉइंट यदि इस y एक्सिस यहाँ आ जाता तो थीटा कितना बन जाता, π/2 बन जाता है। यानी अगर मैं अपर हेमिस्फीयर की बात करता हूँ, ऊपर वाले अर्धगोले की बात करता हूँ, तो थीटा की लिमिट कितनी होंगी, 0 से π/2 होंगी। और यदि मैं लोअर हेमिस्फीयर की बात करता हूँ, नीचे वाले अर्धगोले की बात करता हूँ, तो उस कंडीशन लिमिट क्या आएगी, π/2 से पाई तक आएगी। थीटा की लिमिट हमने पढ़ी थी सॉलिड एंगल में, थीटा की लिमिट कितनी होती है, 0 से पाई तक, 0 से 180 डिग्री तक उसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अपर हेमिस्फीयर में थीटा विल मूव फ्रॉम 0 टू π/2, एंड लोअर हेमिस्फीयर में कितना आएगा, π/2 से पाई तक। तो अगर मैं अपर हेमिस्फीयर में अगर मैं आवेश निकालूं तो देखो Q की वैल्यू कितनी बनेगी, अपर हेमिस्फीयर में वैल्यू आ गई 0 से वैल्यू आ गई π/2, और वैल्यू आ गई पाई आ गया PD, और वैल्यू आ गई r², वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा, और वैल्यू आ गई d थीटा। ठीक है, या ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो Q इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, Q इक्वल्स टू पाई आ गया, वैल्यू आ गई PD आ गया, और वैल्यू आ गई r²। ठीक है, साइन 2 थीटा डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू आ गई माइनस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 2, लिमिट आ गई 0 से π/2, या Q इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, देखो कितना बना, पाई आ गया PD, और वैल्यू आ गई r² अपॉन वैल्यू आ गई 2, लिमिट रखें
तो पहली वैल्यू कितनी आई, माइनस वैल्यू आ गई कोस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू पाई/2, तो वैल्यू आ गई माइनस कोस पाई, माइनस माइनस कितना बन गया, प्लस बन गया, और वैल्यू कितनी बन गई, कोस ऑफ 0 बन गया। इसका मतलब Q इक्वल टू वैल्यू आ गई पाई PD r² अपॉन 2 और इंटू वैल्यू आ गई 2, यानी इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गया और वैल्यू आ गई PD और वैल्यू आ गई r²। डिफाइन कर सकते हैं हम इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से पाई/2, इसका मतलब अपर हेमिस्फेयर में ऊपरी अर्धगोले में आवेश का जो मान है ना, आवेश का जो मान है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई Q इक्वल टू वैल्यू आ गई प्लस में वैल्यू आ गई पाई PD और वैल्यू आ गई r²। ठीक है, ये कौन से में आया, ये वैल्यू आई हमारे पास कौन से हेमिस्फेयर में, अपर हेमिस्फेयर में, यानी ऊपरी अर्धगोले में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले अर्धगोले की अगर मैं बात करूं, नीचे वाले अर्धगोले में यदि मेरे को चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो लिमिट मैं कहां से कहां तक ले सकता हूं, पाई/2 से लेके पाई तक मैं उसकी लिमिट डिफाइन कर सकता हूं। तो नीचे वाले अर्धगोले के लिए मैं कहूं कि भाई dq इक्वल टू वैल्यू थी, dq इक्वल टू वैल्यू हमने निकाली थी ट्वाइस आ गया पाई आ गया PD और वैल्यू आ गया r², वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा और वैल्यू आ गई d थीटा। तो अगर नीचे वाले हेमिस्फेयर की यदि हम बात करते हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन आ गया, वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई PD, वैल्यू आ गई r², वैल्यू आ गई कोस ऑफ 2 थीटा और वैल्यू आ गई d थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, पाई/2 से ये लिमिट आएगी कहाँ तक, पाई तक। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो नीचे वाले हेमिस्फेयर में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है पाई आ गया PD आ गया और वैल्यू आ गई r², है ना। तो ये तो आ गया कौन से हेमिस्फेयर में, लोअर हेमिस्फेयर में, है ना। ये वैल्यू तो आ गई किस में, लोअर हेमिस्फेयर में, और ये आ गई हमारे पास कितने में, अपर हेमिस्फेयर में। इसका मतलब ध्रुवण के कारण या पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज इंड्यूस हुए अपर हेमिस्फेयर में तो इंड्यूस हुआ प्लस पाई PD r², और लोअर हेमिस्फेयर में इंड्यूस हुआ माइनस में पाई P r²। यदि मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ अपर और लोअर दोनों के लिए, यानी टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, है ना, यानी गोले पर कुल आवेश निकालना चाहूँ, टोटल चार्ज यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो वैल्यू आ गई प्लस पाई PD और वैल्यू आ गई r², और फिर वैल्यू कितनी आई, माइनस वैल्यू आ गई पाई PD और वैल्यू आ गई r², यानी इक्वल टू वैल्यू कितनी बन गई, 0 आ गया। इसका मतलब रिजल्टेंट चार्ज जो है वो पोलराइज स्फीयर पर हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। यदि हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की यदि हम बात करें तो डाइपोल में हम क्या कहते हैं कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश मिलकर क्या बनाते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर परिणामी आवेश कितना होता है, हमेशा 0 होता है ना। तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि इस कंडीशन में भी अगर पोलराइजेशन हमने डिफाइन किया है तो जो ध्रुवित गोला था उसके ऊपर परिणामी आवेश हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि भाई ध्रुवित गोला है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसके अपर हेमिस्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, लोअर हेमिस्फेयर में कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और रिजल्टेंट चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना कि जो ध्रुवित गोला है या जो पोलराइज्ड स्फेयर है वो पोलराइज्ड स्फेयर एक द्विध्रुव के समान ही व्यवहार करता है, और द्विध्रुव के समान अगर व्यवहार करेगा तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तो देखो हमने परिभाषा पढ़ी थी किसकी, ध्रुवण घनत्व की जो परिभाषा थी, ध्रुवण घनत्व या पोलराइजेशन डेंसिटी, ध्रुवण घनत्व या पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है, डाइपोल मोमेंट का जो मान है, द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, ध्रुवण घनत्व और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ गई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई, ये तो कितना बना, P आ गया, D आ गया, इंटू वैल्यू आ गई 4/3 पाई r³।
इसका मतलब डाइपोल मोमेंट आ गया 4/3, वैल्यू आ गई पाई पी डी और वैल्यू आ गई आर क्यू। ये कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए पोलराइज स्फीयर। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।